नमस्कार दोस्तों, प्रेम की बात में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर होंगे। दोस्तों, इस देश के कॉलेजियन सिस्टम पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और जैसे जैसे कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए हैं और जिस प्रकार से जजों की नियुक्ति होती है, इसको लेकर लगातार ये बात लोगों के मन में है। भले आम लोगों की धारणा है कि इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल लगातार उठते रहे। आज इसी के बारे में इस देश के पूर्व जस्टिस, इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी जज थे और सुप्रीम कोर्ट के भी जज रह चुके हैं और उनका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। उनका नाम है मार्कंडेय काटजू। मार्कंडेय काटजू ने कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल खड़ा किए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान के B.R. गवई साहब को एक पत्र लिखा है और उस पत्र में साफ साफ कहा है कि ये कॉलेजियम सिस्टम सही नहीं है। इसके अंदर कई सारे भ्रष्ट जजों की भी नियुक्ति हो जाती है और ये कहीं भी संविधान में नहीं लिखा है कि जजों की नियुक्ति कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से होना चाहिए। तो अभी तक तो लोग सोशल मीडिया में कई सारे यूट्यूबर हैं, उन्होंने इस पे सवाल उठाए, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आज इस सिस्टम के ही रह चुके लोग इस पे सवाल उठा रहे हैं। तो क्या ये माना जा सकता है कि आपके ही सिस्टम में रह रहे लोग जब आपके ही चुनाव प्रणाली पे सवाल उठा रहे हैं तो इसके बारे में भी B.R. गवई साहब को सोचना चाहिए और ये बताना चाहिए कि जो मार्कंडेय काटजू ने पूछा है, क्या उनके हिसाब से कॉलेजियम सिस्टम बंद करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि लोग तो अक्सर इस पर सवाल उठाते रहे सिस्टम को लेकर और इनके माध्यम से चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति हो, चाहे हाई कोर्ट की जजों की नियुक्ति हो। आखिर कॉलेजियम सिस्टम के बारे में आपने तो बहुत सुना, लेकिन ये कॉलेजियम सिस्टम है क्या, ये बना कब, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और उन्होंने जो पत्र लिखा है, कई सारे चीजों को तथ्यों के आधार पर बताते हुए उन्होंने अपनी बातों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी बातों की चर्चा करेंगे, आप इसको अंत तक देखिएगा, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ये मामला है 1993 में दूसरा न्यायाधीश मामला बोल करके ये बनाया गया था 1993 में। उससे पहले राष्ट्रपति और सरकार के द्वारा जजों की नियुक्ति होती थी। ये सिलसिला वहां से स्टार्ट हुआ। उसमें क्या कहा गया उसको थोड़ा समझिए। सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट करते हुए कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की कि परामर्श का अर्थ वास्तव में सहमति, मतलब एक सहमति लेने की कार्य प्रणाली की इन्होंने शुरुआत की, ऐसा बोल करके कहा गया। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आगे कहा कि यह CJI की व्यक्तिगत राय नहीं होगी, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीशों के परामर्श से ली गई एक संस्थागत राय। उसमें 2 जजों को शामिल किया। इसके बाद इसमें अपग्रेड क्या हुआ, तीसरा न्यायाधीश मामला बना 1998 में। इसमें राष्ट्रपति द्वारा जारी एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने 5 सदस्यीय निकाय के रूप में कॉलेजियम का विस्तार कर लिया, जिसमें CJI और उनके 4 वरिष्ठतम सहयोगी शामिल हो गए। ये इन्होंने अपने आप बना ली, इसकी घोषणा कर दी, गठित कर ली एक कमेटी के रूप में। जस्टिस काटजू की CJI B.R. गवई से खुली अपील कॉलेजियम सिस्टम पर फिर से विचार करें और 11 जजों की बेंच गठित करने की मांग भी कर। अच्छा, कॉलेजियम सिस्टम पर काटजू ने क्या कुछ बोला, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनकर आते हैं भ्रष्ट जज, तुरंत हटाइए। काटजू ने कहा कि जस्टिस चेलमेश्वर ने
बैठक में ना जाने की वजह बताई है कि कॉलेजियम की मीटिंग अपारदर्शी होती है। केवल 5 लोग चुपके से बैठकर फैसले लेते हैं। डायरेक्ट आरोप लगा रहे, कई भ्रष्ट और कामचोर जज चुने गए। इन्होंने एग्जाम्पल दिया, उसमें यह भी कहा कि कई भ्रष्ट और कामचोर जज भी चुने गए। काजू ने कहा इस व्यवस्था से अच्छे जज नहीं आ सकते। इस सिस्टम ने बहुत सारे भ्रष्ट और अयोग्य जजों को चुना है। केरल के एक कामचोर जज को कॉलेजियम के जरिए चुना गया, विरोध के बावजूद उनको चुन लिया गया। और क्या कहते हैं, अपने रिश्तेदारों को चुन लेते हैं जज। यही नहीं, काजू आगे बोले कि कई जज तो अपने रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। कई मामले ऐसे आए जब अपने सगे संबंधियों को जज प्रायोरिटी पर चुन लेते हैं और योग्य लोग को पीछे कर दिया जाता है। अच्छा, मार्कंडे काटजू जो हैं, इनके बारे में एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इनके जो पिता हैं, ये कांग्रेस के शासन काल में मुख्यमंत्री रह चुके हैं और ये इनकी जो विचारधारा है वो भी पूरी तरह से कांग्रेसी ही है। अब सवाल उठता है कि उस समय इन्होंने सवाल क्यों नहीं खड़े किए, लेकिन आज भी अगर ये सवाल इन्होंने खड़ा किया है तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जज रह चुके हैं। और जिस तरह से इन्होंने एग्जाम्पल दिया है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस मार्कंडे काटजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई को एक खुला पत्र लिखा। मैंने आपको बताया कॉलेजियम प्रणाली की समीक्षा की मांग की है। उन्होंने कहा है कि यह प्रणाली संविधान में कहीं उल्लेखित नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का कारण बनी है, जिसने जनता का न्यायपालिका पर भरोसा हिला दिया। काटजू ने आग्रह किया कि सर्वोच्च न्यायालय तुरंत 11 जजों की संविधान पीठ गठित करे और दूसरे व तीसरे जज केस के निर्णयों पर पुनर्विचार करे। आपने अक्सर वर्तमान सीजेआई बी आर गवई साहब को कहते हुए सुना होगा कि मैं तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की वजह से यहां तक पहुंचा हूं। लेकिन मामला तो कुछ और ही है। संविधान में तो इसकी कहीं बात ही नहीं की गई, इसकी चर्चा ही नहीं। इन्होंने अपने आप को ही बाकी, जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन लोगों के ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं होता, इनके ऊपर एफआईआर नहीं हो सकता, इसी तरह से इन्होंने भी अपने आप को सिस्टम से ऊपर बना लिया। चाहे कितने भी भ्रष्ट जज क्यों ना हो, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती, क्योंकि इसके ताजा उदाहरण जस्टिस यशवंत वर्मा हैं। ये आप सभी को भली भांति पता है। उनके खिलाफ आरोप साबित भी हो गए, उसके बावजूद भी आज के डेट तक उनके ऊपर एफआईआर नहीं हुई। इस पर भी बात होनी चाहिए। और जब आज कॉलेजियम पर बात उठी है तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस पर भी चर्चा अवश्य होगी। आगे उन्होंने क्या कहा, कॉलेजियम प्रणाली के खिलाफ जस्टिस काटजू का तर्क क्या है। जस्टिस काटजू का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 124(2) और 217 में कहीं भी कॉलेजियम का उल्लेख नहीं है। इन्होंने उस आर्टिकल को भी बताया। संविधान में संशोधन केवल संसद कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्लाइट ऑफ हैंड से संविधान बदल दिया। उन्होंने इसे जनता का विश्वास और न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा भी बताया। दूसरे और तीसरे जज मामले में, जिसे लॉर्ड कुके ने धोखेबाजी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 124(c) की जगह अपनी मनमानी से कुछ और लिख दिया। एक किताब है सुप्रीम कोर्ट नॉट इनफेलिबल में लॉर्ड कुके का लेख वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इसको देखेंगे, इसमें इन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और सम्मानित जस्टिस कृष्णा अय्यर और जस्टिस रूमा पाल ने कहा है कि कॉलेजियम के फैसले अक्सर समझौते के आधार पर लिए जाते हैं, यानी आप मेरे व्यक्ति को चुने, मैं आपके व्यक्ति को चुनूंगा, जिससे अक्सर अयोग्य लोगों की नियुक्ति किया जाता है। इसके अलावा हाल के समय में यह धारणा बनी है कि कॉलेजियम अक्सर सरकार के दबाव में झुक जाता है। और ये तो
वर्तमान समय में लगातार इस चीज़ को देखने के लिए मिल रहा है कि किस प्रकार से कॉलेजियम के माध्यम से जजों की नियुक्ति होती है। जो अच्छे लोग हैं वो वाकई में पीछे रह जाते हैं और कई सारे जिनके नंबर आने में 2-4 साल का समय लगना है वो पहले पहुंच जाते हैं और जस्टिस के पोस्ट पे भी उनकी नियुक्ति हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जज बेंच ने इसका एक उदाहरण दिया। इस सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने 17 अक्टूबर 2019 को 1993 के सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जो सेकेंड जजेस केस है उसको लेकर समीक्षा की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। इस केस में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम प्रस्तुत किया गया था। न्यायिक पारदर्शिता और सुझाव के लिए वकीलों के अभियान ने समीक्षा याचिका दायर की। उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई थे और उनकी अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये याचिका दायर करने में 9071 दिनों की देरी की गई। अब 9071 दिनों की देरी की गई ऐसा संविधान में कहाँ लिखा हुआ है? अगर किसी केस को मान लीजिए समझने, उसके सारे सबूत, उसकी स्टडी करने, उसके सारे चीज़ों को जमा करने में समय लगे, उसके बाद उस याचिका को फाइल की, तो ऐसा तो संविधान में कहीं नहीं लिखा कि 9000 दिन हो गए तो वो अगर केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो उस केस को खारिज कर दिया जाए। ऐसा तो कहीं नहीं। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा इस देरी के बारे में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। आपने हाल ही के दिनों में सुप्रीम कोर्ट में एक जज की नियुक्ति हो रही थी। वो पटना के जज थे और 5 जजों की जो बेंच बैठी थी उसमें उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जज की पोस्ट खाली थी, उसके लिए उनकी नियुक्ति होनी थी। तो 5 जजों की बेंच जो बैठी थी उसमें एक जज थी बीबी नागरत्ना। उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इनको किसी भी हाल में नहीं आना चाहिए। उसकी अध्यक्षता भी चीफ जस्टिस BR गवई साहब ही कर रहे थे, लेकिन 4-1 के फैसले से उसको पास किया गया और उन जज की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में हो गई, जबकि उनके सीरियल के हिसाब से उनकी नियुक्ति कम से कम 3 से 4 साल के बाद होनी चाहिए। अब आप इस पूरे मामले को समझने की कोशिश कीजिए। केंद्र सरकार ने इसके लिए NJSC कानून भी बनाया था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जिस तरह से मनमाने ढंग से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है, क्या आपने कभी सिविल कोर्ट के जो जजों की नियुक्ति होती है उस पर सवाल उठते हुए आपने देखा है? सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि उनका सिस्टम बना हुआ, वो सिस्टम के तहत आते, एग्जाम देते हैं, पास करते हैं, उनकी नियुक्ति होती है और वो जज बनते। तो उस ब्यूरोक्रेसी पे कोई भी सवाल नहीं उठाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनमें जो जजों की बहाली होती है वो कॉलेजियम के माध्यम से ही होती है। और जितने भी पूर्व में भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस देश के बने हैं, लगभग लोग, उनके फादर, उनके चाचा या उनके कोई भी रिलेटिव सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं। BR गवई साहब के फादर जज नहीं थे, आपके मन में ये भी होगा, उनके बारे में सर्च करेंगे, लेकिन उनके जो फादर थे वो सांसद रह चुके हैं, सभापति रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर कार्यरत रह चुके हैं। और एक बात और जो उनके बारे में कही जाती है, वो कहते हुए नजर आए कि SC ST कास्ट से मैं तो झुग्गियों में रहा हूं, मैं बहुत पहला चीफ जस्टिस बना हूं। तो झुग्गियों में रहने की बात कितनी कारगर है वो आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया आपको कि उनके जो फादर थे
वो कई सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर इस देश के रह चुके हैं। फिर गवई साहब कैसे झुग्गियों में रहे, ये तो वही बता सकते हैं, और उसमें कितनी सच्चाई है ये रिसर्च का विषय है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिसको कि इस देश के इस सिस्टम से ही आए हुए एक पूर्व जज ने उठाया। भले ही समय को लेकर आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन क्या इस देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया B.R. गवई से ये उम्मीद किया जा सकता है कि उन्होंने जो मांग की है इस पर 11 जजों की बेंच की कमेटी वो बना सके, या फिर ये पत्राचार के रूप में ही सिर्फ रहेगा, ये देखने वाली बात। लेकिन आज ये बात पूरी तरह से इस बात की पुष्टि हो गई कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो कॉलेजियम सिस्टम हैं, उनकी नियुक्तियों को जिस प्रकार से किया जाता है वो कभी भी ट्रांसफरेबल नहीं है, और निश्चित तौर पे इस सिस्टम को इस देश में खत्म करना जरूरी है। नहीं तो फिलहाल के दिनों में कुछ इस तरह की टिप्पणियां की गई है। आपको याद होगा खजुराहो के मंदिर, विष्णु मंदिर को लेकर जिस प्रकार से उन्होंने कहा, उनकी जब आलोचना हुई तो वो सफाई देने के लिए आ गए। पहले तो था कि, और आज भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में अगर आप ज़्यादा कुछ बोलेंगे तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर सकते हैं, आपको बुला सकते हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया, क्योंकि ये अपने आप को सर्वोपरि मानते हैं। और साथ ही साथ अभी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट बिहेव कर रहा है, निश्चित तौर पर कहीं से भी ये नहीं लगता कि वो कानून की व्याख्या करने के लिए बैठा है। ये स्पष्ट दिखाई देता है कि वो नया कानून लिखने के लिए तैयार बैठा हुआ है। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, ये कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और आपके विचार से कॉलेजियम बंद होना चाहिए इस देश में या ऐसे ही चलना चाहिए, अपना जवाब जरूर दें। तो खबर यही थी दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरा ये विश्लेषण आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ मेरे अल्टरनेट चैनल फैक्ट्स बाय प्रेम को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।